हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 7 मार्च 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। लड़ाई गहराएगा खाद्य संकट और आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ेगी, विशेषज्ञों का ये कहना है। तो वहीं देखिए, भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा अंतिम चरण पर चल रहा है। कल भी 11 फ्लाइट से 2135 भारतीय लौटे थे और आज सोमवार को एक और चरण में 8 उड़ानों से 1500 भारतीय नागरिक लौटेंगे। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और बोले कि यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों की पढ़ाई के लिए भी कुछ योजना बनाई जाए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार का यह मानना है कि अब लगभग सभी भारतीय यूक्रेन से वापस बाहर निकाल लिए गए और ऐसे में जो कुछ भी भारतीय वहां पर बचे हुए हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक हॉटलाइन नंबर जारी किया गया और नागरिकों से गवर्नमेंट का कहना है कि तत्काल आप उन नंबर पर संपर्क करें। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप भी यूक्रेन संकट में फंसे हुए हैं, भारत लौटना चाहते हैं तो तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करके सरकार से सहायता लें। ओके, जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 10-11 दिन पूरे हो चुके हैं। पहले दिन जंग की शुरुआत से लेकर 11वें दिन तक यूक्रेनियों के हालात और जंग से जुड़ी कुछ अहम जानकारी भी आप देख सकते हैं। युद्ध के 11वें दिन यूक्रेन ने भी यह दावा किया कि अब तक उन्होंने रूस के 11,000 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट आ रही कि रूसी हमले से बचने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने लगभग 10 लाख यूक्रेन के नागरिकों ने देश छोड़ा है, पड़ोसी मुल्कों में जाकर शरण ले रहे हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन के लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए यह अभी एक दर्द भरा माहौल चल रहा है, काले समय की तरह। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि केंद्र के मालिक और लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि देश के हर ब्लॉक में जन औषधि केंद्र खोला जाए। दरअसल जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है और उस सप्ताह का आज अंतिम दिन है। और सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के जन औषधि केंद्र के जितने भी मालिक हैं, यानी कि उनके संचालक हैं, उनसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर ब्लॉक में एक जन औषधि केंद्र खोला जाए। जन औषधि केंद्र का मतलब तो समझ गए ना, सरकार यहाँ पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को सस्ता बेचती है ताकि लोगों को सस्ते में दवाइयाँ मिल सके। जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अभी लगभग 8600 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं और सरकार इनको बढ़ाने की प्लानिंग में है। अच्छा, वहीं देखिए, इससे पहले कल ही उन्होंने पुणे के नागरिकों को 150 ई बसों की सौगात भी दी थी, इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें जो 150 वो पुणे में शुरू की और उसके बाद अभी पुणे में कुल 250 इको फ्रेंडली बसों की संख्या हो चुकी है। वहीं पुणे में पीएम मोदी ने मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया और इसके अलावा 9.5 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने पहले ही डायमंड और गोल्ड से बनी पगड़ी भी पहनी, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और मेट्रो उद्घाटन करने के बाद दोस्तों, उन्होंने खुद मेट्रो का टिकट खरीद कर पुणे मेट्रो में सवार हुए और यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ बातचीत भी की और भारत के आजादी में पुणे का ऐतिहासिक योगदान रहा है। मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करते हुए बोले पीएम मोदी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में 29 मार्च को होगा रोडवेज बसों का चक्का जाम, क्योंकि कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। जी हाँ, हरियाणा रोड कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने एक नई रणनीति बनाई है और अब कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बदलने का ऐलान किया। 29 मार्च को रोडवेजों का चक्का जाम करेंगे। उनकी मांगे हैं कुछ वेतन वगैरह बढ़ाने को लेकर। तो अब देखते हैं 29 मार्च से पहले सरकार अगर उनकी मांगे मान लेती है तब तो ठीक है, बाकी देशव्यापी हड़ताल हो सकती है हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों से। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ऐलान, महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र और समान अधिकारों के लिए करेंगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन। जहां देश के मुस्लिम समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा की है। मंच का कहना है कि भारत का मुस्लिम समाज जबरदस्ती थोपी गई कुरीतियों से लेकर जागरूक हो चुका है। अब समाज 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह, हिजाब, तालीम, रोजगार, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी मंथन और बदलाव चाहता है। मंच का कहना है कि अब मुस्लिम महिलाएं भी बराबरी का हक चाहती हैं। उनका कहना है कि जैसे दूसरे धर्म के मंदिरों, गुरुद्वारों में भी महिलाएं पूजा अर्चना करती है ना, ठीक वैसे ही मस्जिदों में भी महिलाओं के लिए नमाज अदा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कुछ मसलों को लेकर राष्ट्रव्यापी मंच का ऐलान है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अच्छा, हमारे भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात देखिए दोस्तों, कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रनों से हराकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया और इस मैच में पूजा वस्त्राकर प्लेयर ऑफ द मैच बनी, जिनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इन्होंने 59 गेंदों पर 67 रन बनाए। स्ट्राइक रेट इनका 113.56 था। इन्होंने 8 चौके मारे मैच के दौरान। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के
के पहले मैच में 107 रनों से हरा दिया है और ये हराकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये लगातार चौथी जीत भी रही है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में। और ऐसे में दोस्तों हमारे देश की लड़कियों बेटियों के नाम पर एक लाइक तो बनता है यार, उनके इतने हौसले और जज्बे पर एक लाइक और शेयर तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़े अपन अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस को एक और बड़ा झटका लगा है। अब वीजा और मास्टर कार्ड कंपनियों ने भी अपनी सेवा को रूस से बंद करने का फैसला किया और ये फैसला सीधा रूस की वित्तीय व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर गलत असर डालेगा। बैंकिंग क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनी मास्टर कार्ड और वीजा दोनों ने ही रूस में लेन देन के सभी काम बंद कर दिए हैं और इससे अब वहां के एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो वीजा मास्टर के हैं वो नहीं काम कर पाएंगे रूस में। वहीं दोनों देशों के बीच अब तीसरे दौर की बातचीत होने की भी प्लानिंग चल रही है। यूक्रेन में सीज फायर भी करेगा रूस, लेकिन कितनी देर इस बात पर अभी नतीजा आना बाकी है। अच्छा भाई देखिए, अगर आप कार खरीदना चाहते हैं एल्टो, सफारी वगैरह, तो मार्च में कई सारी कार कंपनियों ने डिस्काउंट ऑफर्स निकाले हुए हैं। एल्टो पर अभी आपको 25,000 की छूट मिल रही है, सफारी पर 40,000 की डिस्काउंट छूट मिल रही है और भी आप अलग अलग कारों पर डिस्काउंट देख सकते हैं। सेलेरियो पर भी 20,000, जेज पर 14,000, डस्टर पर बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है 1.3 लाख रुपीज यानी कि 1,30,000 रुपए की छूट मिल रही है डस्टर पर। और भी अलग अलग कारों के मार्च एंड ऑफर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मार्च का महीना चल रहा है और अप्रैल से ही न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और इसीलिए कार कंपनियां जो है ना ये चाहते हैं कि ये कंपनियां मतलब इनके स्टॉक को निकालना चाहती है। मार्च में काफी स्टॉक जो होता है ना वो अभी पुराने वित्त वर्ष में स्टॉक आउट करना चाहती है और इसीलिए ऑफर्स देती है। अब आप ज्यादा जानकारी इनके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में 2 साल बाद नवजातों को मिल सकेगा माँ का दूध, क्योंकि 10 दिन में एमपी इंदौर में मिल्क बैंक की शुरुआत होने जा रही है और जहाँ पर बच्चों को माँ का दूध मिल पाएगा। साथ ही देखिए, ISS फैसिलिटी कंपनी भारत में 2 साल में 25,000 लोगों को रोजगार देगी। ये एक डेनमार्क की कंपनी है जो कि 7 साल पहले भारत में आई थी। अब ये अपने मार्केट कैप को विस्तार करने जा रही है, ISS फैसिलिटी सर्विस इंडिया, और इसके तहत कंपनी का अनुमान है कि साल 2025 तक 25,000 लोगों की नियुक्तियां करेगी ये कंपनी। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, भारत पर विदेशी निवेशकों का भरोसा घटा है। मार्च में अब तक भारतीय बाजारों से 17,537 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FPI का भारतीय बाजार से पैसे निकालने का सिलसिला बढ़ रहा है धीरे धीरे। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का कारों को लेकर एक बड़ा फैसला, अनिवार्यता नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य कर दिया है और ऐसे में अब दिल्ली सरकार इस तरह का भी नया नियम सख्त रूप से लागू करने की प्लानिंग कर रही है कि सरकारी विभागों में केवल कारें ही खरीदी जाए या किराए पर ली जाए। बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल वाली कारें जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अब नहीं खरीदी जाएगी। ये मतलब अनिवार्य नियम बनाने जा रही है। अच्छा वहीं देखिए, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के इन जिलों में आज से ही इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने का हवाला देते हुए 7 से लेकर 16 मार्च 2022 के बीच पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में 8 दिन तक मोबाइल इंटरनेट सेवा और ब्रॉडबैंड सेवा बंद रहेगी। अब कौन कौन से जिलों में किस किस तारीख तक किस किस टाइम तक नेट बंद रहेगा ये जानकारी आप देख सकते हैं। आदेश के मुताबिक मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बीरभूमि और दार्जिलिंग में 7 मार्च से 9 मार्च तक है और फिर 10 मार्च को इंटरनेट चलेगा, लेकिन 11 मार्च से वापस 12 मार्च तक और फिर 13 को चलेगा, फिर 14 मार्च से 16 मार्च तक है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3:15 बजे तक इंटरनेट सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद रखी जाएगी। इस दौरान हालांकि वॉइस कॉल और SMS करने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में राज्य सरकार की ओर से गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ये एक अहम और बड़ा कदम उठाया जा रहा है ना। तो पश्चिम बंगाल के इन 7 जिलों में 8 दिन तक इस तरह से इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अब इसके पीछे कुछ वजह चुनाव के नतीजे भी माने जा रहे हैं। 10 मार्च को इंटरनेट चालू रहेगा क्योंकि चुनावी नतीजे आएंगे। कुछ 10वीं के एग्जाम वगैरह भी हैं जिनमें नकल को रोकने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए भी सरकार का ये फैसला है। ओके अच्छा वही देखिए दोस्तों, नई पीढ़ी को समझा रहे पुतिन, जंग नहीं यूक्रेन की मुक्ति का मिशन है रूसी आक्रमण। स्कूलों में इस तरह का नया पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया। अब देखिए रूस सरकार कितनी बेहूदी हरकतों पर उतर रही है। वह देखिए, भारत के लिए एक और बड़े ही गौरव की बात, श्रीलंका के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत रही है। भारत मोहाली टेस्ट पारी में 222 रन से जीता। जडेजा ने मैच में लिए 9 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा ही रहे, जिन्होंने 175 रन बनाए 228 गेंदों पर। पहली पारी में ये 5/41 पर रहे, दूसरी पारी में 4/47 पर थे और आखिरकार माहौली में सर जडेजा ने एक और नया इतिहास भी रच दिया। एक ही मैच में 5 विकेट और 150 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन चुके हैं रविंद्र जडेजा। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। और खेल समाचार पर एक और अपडेट ये आ रहा दोस्तों की IPL 2022 का शेड्यूल जारी हो चुका है। चेन्नई और कोलकाता के बीच 26 मार्च को
वानखेड़े में मैच खेला जाएगा पहला, और फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। टोटल 10 टीमें रहेगी, 74 मैच होंगे, 58 दिन तक चलेंगे आईपीएल और 12 डबल हेडर रहेंगे। और आईपीएल 2022 टूर्नामेंट का पहला मैच 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूक्रेन पर हमले का 11वां दिन भी देखिए आप। पुतिन ने कहा यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, कीव लड़ाई बंद करे तो ऑपरेशन को भी रोक देंगे। अच्छा, वह देखिए एमजी की ZS इलेक्ट्रिक के फीचर्स के लीकेज सामने आ रहे हैं। ये एमजी कंपनी के नई इलेक्ट्रिक कार की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स देखिए आप। इसमें आपको 10 इंच बिग साइज इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, 6 स्पीकर्स मिलेंगे, सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा, है ना। देखते हैं ये कब तक लॉन्चिंग होती है, मैं आपको जो भी अपडेट आएंगे बताता रहूंगा। अच्छा, वह देखिए राजस्थान के अजमेर में दिखेंगे दुनिया के 7 अजूबे। 10 करोड़ रुपए की लागत से 1 हेक्टेयर में यह निर्माण किया जाना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयारियां चल रही हैं और अगले महीने ही सौगात मिलेगी। दरअसल राजस्थान के अजमेर में दुनिया के 7 अजूबों को एक साथ बनाया जा रहा है, जिसमें आगरा का ताजमहल, पेरिस का आईफिल टावर, पीसा की जूकी मीनार या क्राइस्ट द रिडीमर की विशाल प्रतिमा, ये सब कुछ अब आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। राजस्थान अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 अजूबों वाली इमारतों का निर्माण अजमेर में किया गया। इन सब का कंस्ट्रक्शन लगभग करीब पूरा हो चुका है। आना सागर झील के किनारे लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से 1 हेक्टेयर जमीन में इन अजूबों की रेप्लिका यानी कि डुप्लीकेट कॉपी तैयार की गई है। तो जब भी अजमेर जाइएगा आप भी इन चीजों में जरूर घूमिएगा, ताकि आपको दुनिया के 7 अजूबे एक साथ देखने को मिलेंगे और ये भी अपने आप में एक अजूबा ही होगा, राइट। अच्छा, 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में एक नियम बदलने जा रहा है। POMIS और SCSS और टाइम डिपॉजिट खाता धारकों पर इसका असर होगा। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 1 अप्रैल 2022 से POMIS यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट काउंट्स, इन सभी योजनाओं पर सरकार पोस्ट ऑफिस में 1 अप्रैल 2022 से नया नियम लागू करने जा रही। और इस नए नियम के मुताबिक इन सभी योजनाओं पर जो इंटरेस्ट की इनकम होगी ना आपकी, उस इनकम को आप कैश में नहीं निकाल पाएंगे। मतलब इन योजनाओं का जो ब्याज का पैसा मिलेगा ना आपको, उससे आप पोस्ट ऑफिस में कैश में नहीं निकाल पाओगे। सरकार ने MIS, SCSS और इन सभी योजनाओं के बचत खातों के मामलों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा कराने के लिए बचत खाते के उपयोग को अनिवार्य कर दिया। यानी कि अब आपके पास सेविंग अकाउंट होना जरूरी होगा इन योजनाओं से लिंक्ड है, ताकि इनका जो ब्याज होगा ना वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से सीधा आपके बचत खाते में, सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये नया नियम 1 अप्रैल 2022 से ही पोस्ट ऑफिस के सभी ग्राहकों के लिए लागू होने जा रहा। ओके, अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, राजस्थान में जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। 72 घंटों में बदलेगा मौसम, फिर बड़ी सर्दी। 2 शहरों में 9 डिग्री से नीचे आया न्यूनतम पारा। हिमाचल में देखिए 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। राज्य में 138 सड़कें अभी भी बंद। वह देखिए जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। सेना ने बर्फ में फंसे 230 लोगों को कश्मीर की गुरेज घाटी से एयरलिफ्ट करके निकाला, जिनमें 84 तो स्टूडेंट्स भी शामिल थे। तो अभी भी देश के कई हिस्सों में 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 7 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हिमपात और हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, पंजाब, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं आज 7 मार्च को दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, पूर्वी गुजरात में भी 8 मार्च तक बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए सोना महंगा हुआ और चांदी की भी चमक बढ़ी है। और साप्ताहिक सोने के रेट में क्या बदलाव हुए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, कोरोना के आंकड़े देखिए। कोरोना से मौतों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 60,000 से कम हुए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में भारत में 5,476 नए मामले आए। और बड़ी राहत की बात है कि एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 60,000 से भी कम हो गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंट्स बोले यूक्रेन में हो रही लूटमार, 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलकर पिसोचिन आना पड़ा, 2 दिन भूखे रहे। अभी भी मतलब कई सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आज सरकार की तरफ से उनका भी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, शहरी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का ऐलान किया है सरकार ने। प्रति टन उत्पादन पर 10,000 रुपए सरकार देगी। शहरी कल्चर बोले तो दोस्तों रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है और कहा कि अगर किसान बाइवोल्टाइन कोकून का उत्पादन करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी, कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कल ही बिहार के
गया में एक हॉस्पिटल में इस तरह के बच्चे के जन्म के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेज भी चौंक गए। देखिए, महिला को नॉर्मल डिलीवरी से अजीब बच्चे का जन्म हुआ। बिना गर्दन की बॉडी पर थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें थी और मतलब मेंढक की तरह ये बच्चा दिख रहा था। हाथों के साइज भी आप देख सकते हैं। बिहार के गया में एक महिला ने मेंढक की शक्ल के बच्चे को जन्म दिया। न केवल इस बच्चे की शक्ल मेंढक जैसी बल्कि दोनों हाथों का शेप भी वैसा ही है और आंखें भी बड़ी बड़ी वैसी है। हालांकि दोस्तों, बच्चे की जन्म के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई, लेकिन ये मामला अभी भी बड़ा ही अजीबोगरीब है। विज्ञान इस पर रिसर्च करेगी। अच्छा, साथ ही देखिए, राजस्थान जयपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा राजस्थान का पहला एजुकेशन हब। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि स्टूडेंट्स को राजधानी में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग तक सभी एक ही स्थान पर मुहैया हो, इसलिए राजस्थान एजुकेशन हब का निर्माण किया जा रहा है। वह देखिए, एनएससी स्कैम के चलते एनएससी के पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये पूर्व सीईओ रह चुकी हैं। साथ ही खबर आ रही दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार के चलते 16 मार्च से 12 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगेगा क्योंकि अभी भी तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, लेकिन चुनावी नतीजों का इंतजार बाकी है। अच्छा, कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके जन्मदिन के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11% बढ़ाया और इसके अलावा कॉलेजों में प्रवेश होने पर लड़कियों को भी 25,000 रूपए एकमुश्त देने की घोषणा भी की, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। ये मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जन्मदिन पर 2 बड़ी घोषणाएं की गई है। वहीं देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ा बदलाव किया है रेलवे ने। 7 मार्च से जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनों का शेड्यूल बदल चुका है। अब इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेगी और कौन कौन सी चेंजेस रहेगी। अच्छा, वहीं देखिए, एसबीआई, एचडीएफसी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को तोहफा दिया और एफडी के रेटों में बदलाव किया। हाल ही में दोस्तों, इन सभी बैंकों ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी एफडी के रेट्स में बदलाव किया। कुछ बैंकों ने बढ़ाई, कुछ ने घटाई है। तो मैं आपको आज दिन में इसका एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि कौन सा बैंक अभी कितने समय की एफडी के लिए क्या ब्याज दर दे रहा है। मतलब एफडी के लिए जो अलग अलग टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग ब्याज दर देते हैं बैंक। आप 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, साल भर की कितनी एफडी करवा रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको आज दिन में अलग से वीडियो में बता दूंगा, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, वह देखिए, देश की $2.5 ट्रिलियन की यात्रा सीआईएसएफ के बिना संभव नहीं थी। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह। वह देखिए, एक स्टूडेंट्स की दर्द भरी दास्तां। सर्दी में भूख प्यास का सामना कर घर लौटा टेकचंद। बोला कि पोलैंड बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने दिया तो वापस हम हॉस्टल पहुंचे, वहां से भारत सरकार लेकर आई। वहीं भारत इस साल रिकॉर्ड तोड़ 70 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा और इससे वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को अच्छी आय मिलेगी। वह देखिए, ब्रिटिश काउंसिल और दिल्ली सरकार में एक समझौता हुआ है। प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स प्रोजेक्ट के जरिए मिलेगी स्पोर्ट्स एजुकेशन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ शिक्षा, अंग्रेजी भाषा और कला के क्षेत्रों में अपने 3 साल पार्टनरशिप को रिन्यू किया। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है दिल्ली के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर पैदा करना। अच्छा, वह देखिए, यूक्रेन से लौटे छात्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। भारत के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने की मांग चल रही है कि इन बच्चों को अब भारत के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाए। हालांकि सरकार ने कल ही उनकी इंटर्नशिप वगैरह को लेकर एक अच्छा नियम बनाया था। अब विदेशों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप भारत में ही कर पाएंगे, है ना। ऑपरेशन गंगा के तहत आज भी कल भी 2135 भारतीयों की वतन वापसी हुई और अब तक 13,300 से भी ज्यादा लोगों को भारत लाद लिया गया यूक्रेन से, है ना। वह देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में NACIN की नींव रखी। सितंबर 2023 से शुरू होगी ट्रेनिंग। NACIN बोले तो नारकोटिक्स अकादमी की 2024 तक ये अकादमी पूर्ण आकार ले लेगी और अब इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए, हिमाचल में अब शहरी गरीबों को मिलेगी साल में 120 दिन के रोजगार की गारंटी। हिमाचल प्रदेश सरकार ये भी प्लानिंग बना रही है कि 120 दिन मिनिमम रोजगार दिया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से मनरेगा में रोजगार के दिनों को बढ़ाने के लिए ये बड़ी घोषणा कल ही की है। वहीं देखिए, एक कॉलेज के छात्र दूसरे कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकेंगे। यूजीसी इस तरह का एजुकेशन क्लस्टर मसौदा भी बना रही है और इससे कहने का मतलब कॉलेजें और यूनिवर्सिटीज एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएगी, है ना। वह देखिए, एनटीए ने जारी किया राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार का परिणाम। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लें। खबर के मुताबिक दोस्तों, रूसी हमले के बीच यूक्रेन में अब तक 351 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 700 से ज्यादा घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पेश किया आंकड़ा। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से भी एक बड़ी घोषणा की गई है। अब फसल बोने से पहले ही आपको ये सुविधा मिल जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अब फसल बोने से पहले ही किसानों को खाद बीज की तरह वर्मी कंपोस्ट भी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए सरकार नई शुरुआत करने जा रही है और इसके तहत किसान अब समितियों और गोठानों से वर्मी कंपोस्ट का अग्रिम उठाव कर सकेंगे। यानी कि फसल बोने से पहले आप अपने खेत में ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह नेचुरल प्राकृतिक जेनेरिक जैविक खाद भी डाल पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, अब आईआईटी में मेडिसिन
और JNU में इंजीनियरिंग की भी मिलेगी डिग्री। एजुकेशन सेक्टर में इस तरह का भी बदलाव करने की सरकार तैयारी कर रही है। साथ ही देखिए नबी नगर थर्मल प्लांट के तीसरे यूनिट का सफल ट्रायल हुआ। बिहार के लोगों को अब NTPC से मिलेगी ज्यादा बिजली। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द ही ऑपरेशन वी केयर शुरू करने जा रही है और इसके तहत बुजुर्गों को 100 नंबर डायल करने पर कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। जैसे घर में अकेले रह रहे बुजुर्गों को अगर उनके पानी का बिजली का बिल भरना है या मोबाइल फोन को रिचार्ज करना है तो बस 100 नंबर पर जैसे फोन करेंगे पुलिस कर्मी उनका ये काम करने के लिए सीधे घर पर आ जाएंगे। ये मतलब एक बहुत ही अच्छी पहल है जम्मू पुलिस की तरफ से शुरू की जा रही है। वह देखिए केदारनाथ में श्रद्धालुओं को अब आसानी से दर्शन करने का मौका मिलेगा। रामबाड़ा रोपवे का निर्माण चल रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री पोर्टल पर आवेदन कर मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे मदद ले सकेंगे मरीज। हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष योजना को जो चिकित्सा पर आधारित वित्तीय सहायता योजना है उसको लेने के लिए स्टेप्स को आसान कर दिया। अब मरीज ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिवस पर ही ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था इसको लेकर और सहायता राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये कहना है गवर्नमेंट का। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में अंतिम बार जनगणना किस साल हुई? इन विच ईयर वाज द लास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।